बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल। लेकिन अब टॉपिक चल रहा है कंसोलिडेशन, इट्स गोइंग ऑन। आज हम थोड़ा सा इसमें जो आखिरी टच है उसको पूरा कर लें, फिर उसके बाद हम 4-5 पास पेपर के सवाल वो कर लें जो कि फुल फ्लैज आते हैं पेपर के अंदर। तो जनाब इसमें जो लास्ट ऑफ द थिंग है इसके अंदर वो है जी, शुरू में हमने छेड़ा था उसको, लेकिन हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात नहीं की, एंड दैट वाज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ले जनाब, जब हमने टॉपिक शुरू किया तो हमने कहा जनाब के IFRS 10 रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने बात ये की कि जनाब पेरेंट कंपनी, जिसको हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, कि वो इतने शेयर्स बाय कर लेता है इन्वेस्टी के कि उस पर कंट्रोल आ जाए। तो हमने कहा जनाब ये है एसोसिएट सब्सिडरी, बिकॉज द पेरेंट कंपनी कंट्रोल द सब्सिडरी, या हम कहते हैं उसका स्टेटस ही सब्सिडरी इसलिए है चूंकि पेरेंट उसको कंट्रोल करती है। जैसे हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जनाब कि अगर एक इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, मतलब एक कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी के, जिसको हम इन्वेस्टी कह रहे हैं, जिसके शेयर्स बाय कर ले, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक, अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टी के इतने शेयर बाय कर ले कि वो उस पर कंट्रोल ले ले, तो हमने कहा जनाब स्टोरी ये है कि इस इन्वेस्टी का नाम हमने रख दिया सब्सिडरी। ये है सब्सिडरी और इसका नाम हमने रखा है पेरेंट। ठीक हो गया जनाब, इन दोनों को मिला के हमने कहा ये ग्रुप है। अब अगर एक इन्वेस्टर जो है वो एक और इन्वेस्टी है जिसके शेयर बाय कर ले, ठीक, अब इस इन्वेस्टी पे कि जिसके आपने शेयर बाय किए हैं, इतने शेयर बाय कर ले कि कंट्रोल तो ना आए बट इट गेट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसको हम कहते हैं एसोसिएट। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएट। ये पेरेंट ही है, यहाँ पे कंट्रोल है। तो नॉर्मली हमने कहा जनाब के जो शेयर बाय किए जाएंगे वो जनरली मोर देन 50% हो, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द 50% शेयर। हमने कहा था सब्सटेंस मैटर करेगी, समटाइम्स इट मे बी लेस देन 50%, बट द पेरेंट हैज ए कंट्रोल ऑफ द सब्सिडरी थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लोगों के साथ। और द ग्रुप हैज ए पेरेंट हैज एन पावर टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम ये कहते हैं तब भी ये कंट्रोल है, सो देन इट इज सब्सिडरी, सो सब्सटेंस भी चलेगी, लेकिन जनरली शेयर्स की तक हम कहते हैं इट्स मोर देन 50%। तो हमने कहा जनाब इस पे IFRS 10 की एप्लीकेशन आई और हमने सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स, जब हमने ग्रुप अकाउंट्स बनाए तो सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स पेरेंट के साथ आपस में इस तरह की जैसे कि ये दोनों एक सिंगल बिजनेस यूनिट है। और हमने जो अकाउंटिंग यूज की इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडरी विद द पेरेंट, उसको हम कहते हैं एक्विजिशन अकाउंटिंग। जितनी भी हमने एंट्रीज की इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए एज पर IFRS 10, इट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन अकाउंटिंग। क्या कहते हैं जनाब इसको? एक्विजिशन अकाउंटिंग। अब जनाब जब हम देखते हैं कि हमारे पास 50% से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास मोर देन 20% है, लेस देन 50%, मोर देन 20%, लेस देन 50%। ठीक हो गया जनाब। अब हम कहते हैं कि जनाब अगर सिचुएशन ऐसी है कि इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टी के 50% से कम और 20% से ज्यादा शेयर है, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाता है। जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो इन्वेस्टर का इन्वेस्टी पे, तो इन्वेस्टी को स्टेटस दिया जाता है एसोसिएट। ठीक, अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और IAS है ये 28। इसका पूरा नाम जो है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर जो है इट्स बीइंग डिफाइंड इन अनदर स्टैंडर्ड 11 में। तो वो यहाँ पर
आपका हिस्सा नहीं है सिलेबस का, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एसोसिएट. सो एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टरी के शेयर्स बाय कर ले लेस देन 20%. तो जब लेस देन 20% होगा तो इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट ट्रीट होता है. और ये IFRS 9 में हमने इसको ट्रीट किया. याद है आपको, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सो दिस इज सिंपल इन्वेस्टमेंट एंड द रेलेवेंट स्टैंडर्ड इज IFRS 9. तो हमने देखा जहाँ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू OCI. अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय कर ले तो उसकी दो क्लासिफिकेशंस होते हैं. याद है आपको? तो होपफुली यू रिमेंबर दिस. उसके अकाउंटिंग रूल्स डिफरेंट. यहां पर अब हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं IAS 28 एंड दैट इज एसोसिएट इफ यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. और यहां पर भी हम सब्सटेंस ही देखते हैं. वी विल लुक एट इनटू द सब्सटेंस ऑफ दिस. देखा, हो सकता है आपके पास शेयर कम हो बट यू स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय हैविंग द पावर टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो हम ये कहते हैं जनाब, स्टिल यू हैव एंड इफ यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय विर्च्यू ऑफ अदर देन हैविंग द होल्डिंग, तो हम उसे कहते हैं जनाब स्टिल इट इज एन एसोसिएट. सो यू जस्ट हैव टू लुक एट इनटू दैट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और नॉट. सो वंस द इन्वेस्टी स्टेटस इज एन एसोसिएट विद इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको जब हम अकाउंट फॉर करेंगे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर IAS 28, इस पर जो हम अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे उसको हम कहते हैं इक्विटी अकाउंटिंग. दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी अकाउंटिंग. कौन सी अकाउंटिंग कहना हमने इसको? इक्विटी अकाउंटिंग. यहां पर सब्सिडरी को जब हमने कंसोलिडेट किया है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज वी कॉल्ड एज एक्विजिशन अकाउंटिंग एंड हियर इट इज कॉल्ड एज इक्विटी का. पहला तो फर्क आपने ये याद रखना, माइट बी एन MCQ, कि सब्सिडरी को जब कंसोलिडेट किया जाता है विद इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम कौन सी अकाउंटिंग यूज करते हैं? सो वी यूज एन एक्विजिशन अकाउंटिंग, वेयर एज फॉर एसोसिएट इट इज इक्विटी अकाउंटिंग. ठीक. अब अंडर द इक्विटी अकाउंटिंग हम एसोसिएट को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं? बड़ी सादा सी स्टोरी है. कंसोलिडेटेड SOFP हम बना रहे. सही हो गया? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हुए आ रहे हैं. और नॉन करंट एसेट्स का हेडिंग है बैलेंस शीट के अंदर. और आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं कि PP लेते हैं पेरेंट प्लस सब्सिडरी, करंट एसेट्स पेरेंट प्लस सब्सिडरी. ठीक हो गया जी. अब द क्वेश्चन इज कि क्या एसोसिएट को जब हम कंसोलिडेट करेंगे विद इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या इसको भी ऐसे ही रखना है? तो पहली बात कि ये एक्विजिशन अकाउंटिंग नहीं है. इसका मतलब है कि एसोसिएट की जो कंपनी है उसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट होगी जैसे सब्सिडरी की थी. तो उसकी बैलेंस शीट में जो उसकी लाइन आइटम्स हैं एसेट्स की, PP की, करंट एसेट में इन्वेंट्री फलां फलां फलां, वो लाइन आइटम्स आपने पेरेंट की लाइन आइटम्स के साथ ऐड नहीं करनी. रूल नंबर 1. ठीक, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द लाइन आइटम्स ऑफ द एसोसिएट कंपनीज SOFP विद द पेरेंट कंपनी SOP. मतलब अगर आप देखें, रिमेंबर हमने कहा जी ग्रुप के नॉन करंट एसेट क्या होंगे? PP क्या होंगे? तो हमने कहा जी बगैर कोई एडजस्टमेंट पड़े हम सबसे पहले क्या करते हैं? पेरेंट के और सब्सिडरी के PP ऐड कर लेते हैं. तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि यहां पर अब आपने एसोसिएट के नहीं ऐड कर लेना. तो दे आर नॉट गोइंग टू बी ऐड. लाइन आइटम्स ऐड नहीं होंगी. इसके बरक्स हम नॉन करंट एसेट में ग्रुप के विद इन द ग्रुप नॉन करंट एसेट एक सिंगल लाइन आइटम रिपोर्ट करेंगे ग्रुप बैलेंस शीट में. इसका नाम है जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इट इज इन द कंसोलिडेटेड SOFP, वेयर एज इन द पेरेंट कंपनीज SOFP भी ये होगी, लेकिन उस पर लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन C कंपनी, जो कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड SOFP बनाएंगे तो फिर हम उसको प्रॉपर किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. ये एसोसिएट है जी ग्रुप का. ठीक, सिंगल लाइन आइटम्स याद रखें. सिंगल लाइन आइटम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. यहां पर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे. दिस इज द सिंगल लाइन आइटम. अब पहली बात, आपने लाइन आइटम्स ऐड नहीं करनी. याद रहेगी बात. ठीक. अब जनाब
ये फिगर आएगी कैसे, हाउ वी गेट दिस फिगर? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बड़ी ज्यादा सी बात, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं जनाब, इसकी फिक्र हमने ये जो बैलेंस शीट में सिंगल लाइन आइटम लिखी है ये कैसे आएगी, बड़ी सादा सी स्टोरी। सबसे पहली फिक्र जो आप लेंगे दैट इज इसकी परचेज कंसिडरेशन, कितने का खरीदा आप, परचेज कंसिडरेशन, इट विल बी गिवन वेयर, इट विल बी गिवन इन पेरेंट कंपनीज एसओएफपी, उसकी बैलेंस शीट में गिवन होगी, जैसे सब्सिडरी की लिखी होती है इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी, इसका लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन जो भी इस कंपनी का नाम होगा। तो परचेज कंसिडरेशन विल बी गिवन इन द पेरेंट कंपनी एसओएफपी, वहां से आप ये फिगर लेंगे परचेज कंसिडरेशन। यदि हमने इतने की शेयर खरीदे थे एसोसिएट के, जब भी आपने खरीदे वो फिगर ले लें, प्लस इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें जनाब, प्लस शेयर ऑफ post acquisition profits of associate प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होंगे, जिस दिन आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की होगी उस दिन इसके एक प्रॉफिट थे जिसको हमने सब्सिडरी में भी आइडेंटिफाई किया एज ए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उसके बाद से लेकर आज तक जब आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान जो प्रॉफिट्स हुए उसको हमने पोस्ट एक्विजिशन का, यही वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। तो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट इसमें ऐड कर दें। अगर प्रॉफिट है तो एसोसिएट का प्रॉफिट ले, ठीक, प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट उसके प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा या क्वेश्चन में से मिल जाएगा। और ये क्या होगा जनाब, दिस इज गोइंग टू बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक हो गया। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ले रहे हैं लेकिन अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं तो देखना पड़ेगा कि रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी थी और रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट। तो ये क्या आ जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे आएगा जी, रिटेन्ड अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट माइनस रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट। अगर पॉजिटिव फिगर है तो ये प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव फिगर है तो ये लॉस, ठीक। और अगर आपने उसी साल एक्वायर किया हो जिस साल के आप कंसोलिडेटेड एसओएफपी बना रहे हैं तो ये फिगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी मिल जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप विद द ग्रुप शेयर, मल्टीप्लाई विद द ग्रुप शेयर। ये क्या जी, जितने परसेंट आपकी इन्वेस्टमेंट, जितने परसेंट आपकी इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट के अंदर वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर प्रॉफिट है तो ये इसमें ऐड हो रही होगी, ठीक, और अगर लॉस है तो वो इसमें माइनस हो रही होगी। अब इसकी डबल एंट्री क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं बड़ी सादा सी, वही क्या कर रहे हैं जनाब, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। लो जी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट आ गया, ठीक। यहां पर एसोसिएट में ऐड कर दिया, एसोसिएट इज एन एसेट बिकॉज वी हैव रिटन इट इन द नॉन करंट एसेट सो इट्स अ डेबिट। सो अगर आप इसमें प्रॉफिट शेयर इससे लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बढ़ जाएगी। तो एसोसिएट के प्रॉफिट शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो उसने कमाए उसका इतने परसेंट ग्रुप का है तो उतने परसेंट लें और एंट्री क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अगर आप गेन ले रहे हैं, अगर आप लॉस ले रहे होंगे तो नेचुरली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएंगी। और यहां पर हमें ये माइनस होता हुआ नजर आएगा व्हेन इट इज अ लॉस। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां पे लॉस निकले और लॉस के गिर्द ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इफ इट इज अ लॉस इट इज गोइंग टू बी माइनस,
ठीक हो गया। अब इन दोनों को टोटल करें, जस्ट राइट इट है, लो जी, हो गया। ये बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर आ गया हमारे पास, बड़ी सादा सी कैलकुलेशन। अब कहते हैं जी और कोई कैलकुलेशन, कोई एडजस्टमेंट, एनीथिंग? हाँ, एडजस्टमेंट तो हो सकती है, क्या हो सकती है कि ना, पहली एडजस्टमेंट जो हमें यहाँ पे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी, सबसे पहली एडजस्टमेंट, और वो वन ऑफ द एडजस्टमेंट। अब देखें इंट्रा ग्रुप बैलेंस होने कोई नहीं, क्यों नहीं होने? तो कहते हैं भाई वो लाइन आइटम्स आप ऐड अप ही नहीं कर रहे, सो वी आर नॉट एडिंग द लाइन आइटम्स। हम कोई लाइन आइटम ऐड नहीं कर रहे एसोसिएट की कंपनी की बैलेंस शीट की, कि जनाब अगर आपस में ये ट्रेड करते हैं तो इनके कोई बैलेंस शैलेंस हैं तो वो आपस में ऑफसेट होंगे, तो है ही नहीं, हमने किए ही नहीं है, लाइन आइटम्स ऐड ही नहीं किए हमने, वी डिडंट ऐड इट। तो सो इंट्रा ग्रुप बैलेंस शैलेंस खत्म। अब जनाब जो एडजस्टमेंट यहां पे आएगी, दैट इज वन ऑफ द मेन एडजस्टमेंट, इज यूआरपी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यूआरपी, ठीक हो गया जी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यूआरपी। अब आपको पता है जी ये यूआरपी से मुराद क्या, तो हमने कहा जी बड़ी देर का हमें पता है। यूआरपी से मतलब हुआ है कि ऐसे प्रॉफिट्स जो इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे तो अर्न होते हैं विद इन द ग्रुप, लेकिन ग्रुप लेवल पे वो अर्न नहीं होते, क्योंकि ग्रुप लेवल पे हम सारे को एक बिजनेस, सिंगल बिजनेस यूनिट कंसिडर कर रहे होते हैं जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट जो इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे तो अर्न होते हैं लेकिन ग्रुप लेवल पे अर्न नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? अनरियलाइज प्रॉफिट। अब इसमें जनाब जब आप अनरियलाइज प्रॉफिट देखेंगे एसोसिएट के अंदर, तो दो तरह से हमें देखना पड़ेगा इसको। नंबर वन सिचुएशन ये होगी दैट द पेरेंट कंपनी सोल्ड टू एसोसिएट, पेरेंट कंपनी ने एसोसिएट को सेल किया। द पेरेंट कंपनी सोल्ड द गुड्स टू एसोसिएट, इसको हम कहते हैं डाउन द स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, डाउन द स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। द पेरेंट हैज सोल्ड टू एसोसिएट। अब ये भी हो सकता है जनाब एसोसिएट सोल्ड टू पेरेंट, यानी कि वही बात जैसे हम पेरेंट और सब्सिडरी में देखे थे, हु इज द सेलर, हु इज द सेलर। तो यहां पे भी ऐसे ही है, अगर आप देखें कि डाउनस्ट्रीम में पेरेंट इज द सेलर और यहां अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, तो अपस्ट्रीम में कौन सेलर है? तो हम कहते हैं जी अपस्ट्रीम में एसोसिएट सेलर है। सो दो ही तरह से ट्रांजैक्शन हो सकती है जब आपस में ये ट्रांजैक्शंस करेंगे। और यूआरपी आएगा तो आपने देखना ये है कि ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। मींस इफ पेरेंट इज सेलिंग टू द एसोसिएट इज अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, whereas if associate is selling to the parent, so we say that it is an upstream transaction. हम ये कहते हैं ये की स्टोरी है भाईजान, की कर रहे हो? तो कहते हैं आप द स्टोरी इज दिस कि जब पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा होगा तो वो इन्वेंट्री विच रिमेन अनसोल्ड एट द ईयर एंड, अनसोल्ड इन्वेंट्री जो होगी ईयर एंड पे, वो किसकी फाइनेंशियल्स में पड़ी हुई है ना? द क्वेश्चन इज दिस, किसकी फाइनेंशियल्स में पड़ी होगी? अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। अगर पेरेंट सेलर है तो अनसोल्ड इन्वेंट्री किसकी बुक्स में पड़ी होगी? तो हम कहेंगे जनाब चूंकि पेरेंट ने एसोसिएट को बेची तो चीजें अगर नहीं बिकी साल के एंड तक तो वही अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो हमने कहा जनाब वो तो एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ी होंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब एसोसिएट की इन्वेंट्री में वो इन्वेंट्री पड़ी है जो पेरेंट ने एसोसिएट को बेची और वो अभी तक नहीं बिकी, तो वो किसकी इन्वेंट्री में पड़ी है? एसोसिएट की। और एसोसिएट की इन्वेंट्री जो है जब हम ग्रुप बैलेंस शीट में आते हैं और ग्रुप बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आते हैं तो वहां पे हम इन्वेंट्री फिगर पे जाते हैं, तो इन्वेंट्री फिगर जो है वो है जी पेरेंट प्लस सब्सिडरी। एसोसिएट की इन्वेंट्री तो हमने लाइन आइटम में ऐड ही नहीं की, क्योंकि अभी हमने बात की कि लाइन आइटम्स ऐड नहीं करनी, एसोसिएट की लाइन आइटम्स पेरेंट की लाइन आइटम्स के साथ ऐड नहीं करनी, जैसा कि हम सब्सिडरी में करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री में एसोसिएट की इन्वेंट्री तो नहीं शामिल।
इसका मतलब है वो इन्वेंट्री जो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री है वो एसोसिएट की इन्वेंट्री की फिगर में है, और वो फिगर हमने यहां पे ऐड नहीं करी। इसका मतलब है कि ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं पड़ी है, लेकिन इन्वेंट्री इज एन ओवरस्टेटेड। ठीक, तो हम कहते हैं अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो डबल एंट्री करेंगे हम फॉर द यूआरपी को खत्म करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी जनाब, हम कहेंगे जनाब दैट इज गोइंग टू बी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, प्रॉफिट अनरियलाइज था, आपने जो सब्सिडरी एसोसिएट का प्रॉफिट शेयर आया वो आप कहां पे ले गए हुए हैं, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को आपने क्रेडिट दे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब चूंकि प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है तो हम क्या करेंगे, जीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। नेचुरली ये फिगर वैसी निकलेगी, पहले आप निकालेंगे यूआरपी जैसे आप पहले निकालते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रुप शेयर के साथ, जितना आपका एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूआरपी इनटू ग्रुप शेयर। ठीक हो गया, उतने परसेंट आ जाएगा और आप एंट्री कर देंगे जीआरई टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, इफ देयर इज एनी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री, और कब, when the parent has sold goods to associate, उसी सूरत में सिर्फ क्या होगा, जहां से माइनस हो जाएगा यूआरपी, कब माइनस होगा यहां से, और उतनी परसेंटेज के साथ when the parent has sold the goods to the associate। यानी कि इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन यूआरपी अगर है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। सो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की जो कैलकुलेशन हो रही होगी उसमें से हम नेचुरली माइनस कर देंगे और यहां से भी माइनस कर देंगे। गॉट इट? अच्छा जी, अब अपस्ट्रीम होगा, यानी कि एसोसिएट ने बेचा है। जब एसोसिएट ने बेचा पेरेंट को और ईयर एंड आ गया और इन्वेंट्री में अनसोल्ड एट द ईयर एंड, ठीक, तो जब इन्वेंट्री अनसोल्ड रही है एट द ईयर एंड, अब वो किसकी एसओएफपी में, तो कहते हैं वो पेरेंट की एसओएफपी में। इसका मतलब है ये जो इन्वेंट्री आपने लिखी कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर पेरेंट की बैलेंस शीट से लेके, तो वो चीजें जो एसोसिएट ने पेरेंट को बेची थी और वो साल के एंड पे नहीं बिकी, वो पेरेंट की क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। अब जब वो पेरेंट की क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी थी तो वो ग्रुप की क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ी। इसका मतलब है जो इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है वो यहां पर है बैलेंस शीट के अंदर, तो इन दैट केस हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट टू ग्रुप इन्वेंट्री, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट्स टू ग्रुप इन्वेंट्री। सही हो गया? रिटेन्ड अर्निंग्स है वो डेबिट हो जाएंगी और ग्रुप इन्वेंट्री को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। ठीक हो गया, एसेट्स कम इन्वेंट्री कम, जो एसेट ओवरस्टेटेड है ग्रुप इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है उसको क्रेडिट करें और जीआरई जो है उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग भी कम हो जाएंगे। सही हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। अब यही कॉन्सेप्ट जो नॉन करंट एसेट की सेल परचेज होगी उस पर भी ऐसे ही लगेगा, किसने किसको बेचा। ठीक, अब अगर एसोसिएट ने पेरेंट को बेचा है तो वो ओवरस्टेटेड पीपीई जो है वो आपके एसेट्स में शामिल है, तो क्या करेंगे उसको जब आप खत्म करेंगे जीआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट, और यहां पर जीआरई डेबिट तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इफ द पेरेंट हैज सोल्ड द गुड्स टू द एसोसिएट। सही हो गया जनाब? इसी तरह एक और जो स्टोरी आएगी वो है डिविडेंड की, कि अगर एसोसिएट डिविडेंड दे तो उसका क्या करना है। बड़ी सादा सी बात। अब आप देखें ये जो आप प्रॉफिट शेयर लेकर आए हैं, जो आपने ले लिया है, ठीक, दैट इज, हम कहते हैं नॉर्मली हम जब एसोसिएट को डेबिट करते हैं तो फॉर द ईयर प्रॉफिट जो है उससे हम कर लेते हैं और वो डिविडेंड से पहले जब एसोसिएट डिविडेंड डिक्लेयर कर देगा तो आप कैश रिसीव करेंगे, यू विल रिसीव द कैश। यार एसोसिएट जब डिविडेंड देगा तो यू विल रिसीव द डिविडेंड,
तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, तो डिविडेंड रिसीव्ड, इससे भी ये माइनस हो जाएगा। बड़ी सादा सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, सो दैट इज द डिविडेंड रिसीव्ड, ये यहां से माइनस कर दें। एंड इफ देयर इज एनी इंपेयरमेंट, फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस एंड द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हैज बीन इंपेयर्ड, तो क्या एंट्री करनी है हमने, तो हमने कहा जी वही इंपेयरमेंट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस, इट इज गोइंग टू बी माइनस। वंस अगेन क्या एंट्री बन गई जनाब, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। ठीक, अब आप के पास ये जो फिगर आएगी दैट इज गोइंग टू बी इन द कंसोलिडेटेड एसओएफपी इन रिगार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक, अब ये सारा ग्रुप शेयर के साथ नेचुरली आपकी जो परसेंटेज है एसोसिएट में उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक तो ये जो फिगर है हमने इसको कैसे शो करना है इन द कंसोलिडेटेड एसओएफपी, so we have to show it as a line item, single line item within the consolidated SOP under the non-current asset, single line item। और कौन सी अकाउंटिंग यूज करनी है हमने, इक्विटी अकाउंटिंग। नाउ लुक एट दिस, ये जो मेजरमेंट होनी है, ये जो अमाउंट आनी है, ये इक्विटी अकाउंटिंग के मुताबिक आनी है। अब हम चले गए कि हाउ टू कैलकुलेट दिस अमाउंट। अब ये जब सिंगल लाइन आइटम है तो इसका मतलब है इसकी जो इंडिविजुअल आइटम्स थी एसोसिएट की बैलेंस शीट में, इसकी पीपीई, इसके इंटेंजिबल एसेट्स, इसके इन्वेंट्री, इसके रिसीवेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, और इसकी लायबिलिटीज, वो हमने ग्रुप लाइन आइटम्स में ऐड नहीं की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज रहते हो, इसको भी ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, वी आर नॉट एडिंग इट एनीथिंग, हम सिंगल लाइन आइटम का डिस्क्लोजर देंगे। अब ये फिगर कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने आपको बताया जी बड़ी सादा सी बात, शुरू होगी स्टोरी, कितने का खरीदा, इट विल बी इन द पेरेंट बुक्स। इसमें आप देखेंगे एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट, डेट एसेट्स में जो चेंज आया उससे आप एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो आपका प्रॉफिट शेयर है, एसेट में इंक्रीज जो है वो 35%, 30% जितना भी आपका बनता है वो आप इसमें ऐड कर लें, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। फिर जनाब 2-3 एडजस्टमेंट हो सकती हैं इसके अंदर, ये वाली, एक यूआरपी, 2 डिविडेंड रिसीव, 3 इंपेयरमेंट लॉस। इंट्रा ग्रुप बैलेंस की बात जब हमने की, अब मैंने आपको कहा जी इंट्रा ग्रुप बैलेंस जो है उसका क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि हम लाइन आइटम्स ऐड ही नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, सो इट विल रिमेन द सेम एज। तो यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट, और यहां पर यूआरपी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको स्पेशली समझाया है कि आपने देखना है कि हु इज द सेलर, इफ पेरेंट इज द सेलर द एलिमिनेशन ऑफ द यूआरपी विल बी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, एंड इफ एसोसिएट इज द सेलर द एलिमिनेशन ऑफ यूआरपी इज जीआरई डेबिट टू ग्रुप इन्वेंट्री, बिकॉज दैट ओवरस्टेटेड एसेट जो है वो ग्रुप में पड़ा है, इसलिए हमने उसी को क्रेडिट कर दिया। ठीक, अगर नहीं है तो इसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाएगी, इन अदर वर्ड्स। अब अगर आप गौर से देखें, जस्ट लुक एट कीनली, तो आपको लगेगा कि यार एसोसिएट और एनसीआई की वर्किंग में सिर्फ इतना का फर्क है कि वो इक्विटी की आइटम है, क्रेडिट बैलेंस के साथ चलती है, ये एसेट है, ये डेबिट के साथ चलता है, ऑलमोस्ट एंट्रीज वही हैं, दे आर सेम। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप फेयर वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई को जेन में लेके आए, ठीक, तो वो कहां से शुरू होता है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, वो जो हम समरी ऑफ नेट एसेट की मूवमेंट में से ले रहे होते हैं, और उसमें सारी एडजस्टमेंट होती है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, यूआरपी की एडजस्टमेंट, अगर सब्सिडरी सेलर, इफ सब्सिडरी इज द सेलर, तो वो सारी चीजें करने के बाद वो हम यहाँ पर डिफरेंस लेके ऐड कर देते हैं। तो अगर आप गौर करें द सेम थिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब है अगर मैं एनसीआई की कैलकुलेशन को ले जाके शीशे के आगे खड़ा कर दूं तो ये उसका ऑपोजिट इमेज आपको मिरर में जो नजर आएगा वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ही वर्किंग है। एनसीआई मेजर्ड, बीइंग मेजर्ड एट फेयर वैल्यू जो है, अगर आप उसको कैलकुलेशन को उठा के, बैलेंस शीट की कैलकुलेशन को उठा के मिरर के आगे रखें और वो उसका ऑपोजिट जो इमेज आ रहा होगा वो एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंबॉलिकिज्म, मेटाफोर यूज कर रहा हूं, तो वो बेसिकली क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी द रिवर्स इमेज। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एसोसिएट इज द रिवर्स इमेज ऑफ द वर्किंग ऑफ एनसीआई।
तो ये हमारे पास आ जाएगी और ये हम जनाब कंसोलिडेटेड एसओएफपी में सिंगल लाइन आइटम के तौर पे शो कर देंगे बिकॉज it is not the acquisition accounting and we are not adding up the line items of the associate SOFP within the parent. तो ये आ गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके बाद जनाब इसका डिस्क्लोजर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या होगा जी, उसमें भी सिंगल लाइन आइटम हो। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल लाइन आइटम्स, ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बाद, दैट इज इनकम फ्रॉम एसोसिएट, सिंगल लाइन आइटम। वैसे कोई लाइन आइटम आपने ऐड नहीं करनी, जैसे हम सब्सिडरी की लाइन आइटम्स कंसोलिडेटेड पी एंड एल में ऐड कर रहे थे, पेरेंट की सेल प्लस सब्सिडरी की सेल, पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल प्लस सब्सिडरी की, सो नो सच थिंग आर गोइंग टू बी हैपन हियर। आप सिंगल लाइन आइटम के साथ के तौर पे इसको रिपोर्ट करेंगे इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इक्विटी अकाउंटिंग हम यूज कर रहे हैं और कैसे निकलेगी, बड़ी सादा सी फिगर, जैसे मैं वहां पे बात कर रहा था, इट इज गोइंग टू बी द पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द सब्सिडरी इनटू द ग्रुप शेयर। लो जी, अब अगर कोई एडजस्टमेंट है फॉर द ईयर, फॉर एग्जांपल यूआरपी की एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट है, उसको यहां से माइनस कर दे, प्रॉफिट शेयर कम होता जाएगा इसका, ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाता जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे एंट्री देखें तो क्या हो रही है, इनकम फ्रॉम एसोसिएट, यहाँ पे मैंने कंसोलिडेटेड पी एंड एल में लिख दी, व्हाट इज द एंट्री नाउ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब जब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसका क्रेडिट कहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाना है, सेट रेस्ट करेगा, दैट इज इन द कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, ठीक। तो अगर आप कि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडजस्टमेंट है, जैसे अभी हम सवाल करेंगे, फॉर एग्जांपल यूआरपी है, तो हम ग्रुप पैड लेंगे, उसमें से यूआरपी माइनस करेंगे इनटू द ग्रुप शेयर, तो अल्टीमेटली ग्रुप रिटेन अर्निंग को डेबिट चला गया। ऐसे ही ना, जैसे अभी मैं कर रहा था, ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट, ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं और यूआरपी उसी साल की एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको कम कर दूं, तो इसका मतलब है कम क्रेडिट जाएगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को, जिसका मतलब है वो डेबिट हो गए, किससे, लॉस से, ठीक। तो यूआरपी अगर कोई है तो वो आप इसमें से माइनस कर दें, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो इसमें से माइनस कर दें, चूंकि उसने अल्टीमेटली किसको डेबिट करना था, ग्रुप रिटेन। अब आप यहां देखें, इंपेयरमेंट लॉस, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है, ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक। अब अगर आप देखें तो अगर आप पी एंड एल बना रहे होंगे तो हम इसको इससे कम कर देंगे, तो उसका मतलब यही है ना कि ग्रुप रिटेन अर्निंग्स डेबिट होगी, क्योंकि ये कम हो जाएगा। सो इसका जो आपने लाइन डिस्क्लोजर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सिंगल लाइन है, इनकम फ्रॉम एसोसिएट, ठीक हो गया। बाकी जो एडजस्टमेंट आएंगे जब पेपर में आएंगे, पास पेपर करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, लेकिन सादा सा बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सिंगल डिस्क्लोजर, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका सिंगल लाइन डिस्क्लोजर है। इसकी गुडविल शुडविल जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आती। उसकी वजह ये है, अगर आप गौर करें तो वो जो गुडविल अमाउंट है वो इसी के अंदर सब सम है, इसी के अंदर। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे की थी तो वो परचेज कंसिडरेशन के अंदर शामिल है, और वो हम ऑलरेडी इसको देखें किसमें सम कर रहे हैं, इसी के अंदर है। तो इसके अंदर जो गुडविल के लिए अगर आपने कुछ पे किया भी होगा तो उसको सेपरेटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बात याद रखनी है। बच्चे एसोसिएट की गुडविल भी निकाल के शो कर रहे होते हैं अक्सर, तो गुडविल एसोसिएट की कोई नहीं, वो अगर है भी तो वो इसके अंदर ऑलरेडी मर्ज, आपको उसको यहां से सेट असाइड करके निकाल के सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फिगर जो है इट विल रिमेन ये सिंगल लाइन आइटम्स, और गुडविल इसको अलग करने की जरूरत नहीं, ठीक। और बाकी एडजस्टमेंट्स इसके अंदर डिविडेंड भी मैंने आपको बता दी, इंपेयरमेंट भी बता दिया, यूआरपी बता दिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी हो गई, ठीक, और डिविडेंड भी हो गया। बाकी जहाँ बस यही था जी एसोसिएट। इसके अलावा इसमें जॉइंट वेंचर है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड इन इन कैफ 2। और एक बात जो आपने याद रखनी है, यहाँ से स्टोरी शुरू हुई, दैट इज एक्विजिशन अकाउंटिंग। सब्सिडरी को हम कंसोलिडेट करते हैं एक्विजिशन अकाउंटिंग पे, एसोसिएट को करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग पे। तो ये जितनी मैंने बातें की हैं, दिस इज अबाउट द
इक्विटी अकाउंटिंग। अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे व्हाइल वी आर डूइंग द क्वेश्चन, तो ये कराने का मेरा मकसद ये था कि मैं पास पेपर जब सिलेक्ट करता था तो उसमें एसोसिएट भी है, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि आप पास पेपर ऐसे ढूंढता फिरूं जिसमें सिर्फ सब्सिडरी हो, तो एसोसिएट पहले करा दूं ताकि आप हम आज़ाद हो जाएं, हम कोई भी पास पेपर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न दैट आई स्टार्टेड द एसोसिएट टुडे, सो दैट टेल यू व्हाट आर द एसोसिएट्स, व्हाट आर द रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। तो कल इंशाल्लाह हम जो सवाल करेंगे कल वाले लेक्चर में, उसमें हम क्या करेंगे जनाब, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों चीज़ें जो है वो उसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। उसके सारा चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी जब हम एक सवाल करें। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ 3-4 सवाल हम कर लें कंसोलिडेशन के, जिसमें ये तीनों पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी हो, एसएफपी भी कर लें। तो मेरा ख्याल है कि वी विल बी होलसम हो जाएगा हमारा सारा टॉपिक, एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक हो गया जनाब, आप इसके लिए चैप्टर देख सकते हैं अपनी आई कैप की बुक में से, अगर आप पढ़ना चाहें। अगर आपको बात समझ ना आए, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द ग्रुप। ठीक हो गया जनाब, ले जनाब, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।